Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 के बारे में जिसका टाइटल है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और यह इस चैप्टर का पार्ट 3 है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें और हम फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। Before I start this video, I want to say thank you to all the 41 subscribers for trusting this channel. चलिए इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस के बारे में, सेकंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन के बारे में। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 52। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। चलिए इस पेज पे क्या कंटेंट लिखा है उसे एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस मतलब कि संरचनाओं और प्रक्रियाओं में सुधार। Everyone agrees that reforms are needed. सभी सहमत हैं कि सुधारों की आवश्यकता है, but it's hard to decide what to do. लेकिन यह निर्णय करना कठिन है कि क्या करना चाहिए। In 1992, the United Nations General Assembly passed a resolution about reforming the Security Council. मतलब कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा मतलब कि जनरल असेंबली ने सुरक्षा परिषद मतलब कि सिक्योरिटी काउंसिल के सुधार संबंधी एक प्रस्ताव पारित किया। द रेजोल्यूशन सेड देयर आर थ्री मेन प्रॉब्लम्स। उस प्रस्ताव में तीन मुख्य समस्याओं का उल्लेख किया गया था। फर्स्ट, द सिक्योरिटी काउंसिल डज नॉट रिप्रेजेंट टुडेज पॉलिटिकल रियलिटी मतलब कि सुरक्षा परिषद आज की राजनीतिक वास्तविकता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। सेकेंड, its decisions favor Western countries and are controlled by a few powerful nations। मतलब कि हम कह सकते हैं कि इसके निर्णय पश्चिमी देशों के पक्ष में होते हैं और कुछ शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा नियंत्रित होते हैं। थर्ड, it does not have fair representation for all countries मतलब कि इसमें सभी देशों के लिए सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं है। Because of these issues, इन समस्याओं के कारण in 1997 United Nations Secretary General Kofi Annan started an investigation on how to restructure the United Nation। तो हम कह सकते हैं कि 1997 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कोफी अन्नन ने संयुक्त राष्ट्र की संरचना फिर से कैसे की जाए इस पर एक जांच शुरू की। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर 53। चलिए इस पेज पे क्या कंटेंट लिखा है उसे एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हाउ शुड द यूनाइटेड नेशन बी रिफॉर्म्ड? संयुक्त राष्ट्र का सुधार कैसे किया जाना चाहिए? देयर इज अ क्वेश्चन, एक प्रश्न है या फिर हम कह सकते हैं एक सवाल है। हाउ शुड न्यू सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स बी चोजन मतलब कि नए सुरक्षा परिषद के सदस्यों को कैसे चुना जाना चाहिए। सजेशंस फॉर क्राइटेरिया फॉर न्यू परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स मतलब कि नए स्थायी मतलब कि परमानेंट और अस्थायी मतलब कि नॉन परमानेंट सदस्यों के लिए सुझावित मानदंड। फर्स्ट, अ मेजर इकोनॉमिक पावर मतलब कि एक प्रमुख आर्थिक शक्ति। सेकंड, अ मेजर मिलिट्री पावर मतलब कि एक प्रमुख सैन्य शक्ति। थर्ड, a country that gives a big contribution to the United Nation budget मतलब कि वह देश जो संयुक्त राष्ट्र के बजट में बड़ा योगदान देता है। फोर्थ, a big population मतलब बड़ी जनसंख्या वाला देश। फिफ्थ, a country that respects democracy and human rights वह देश जो लोकतंत्र मतलब कि डेमोक्रेसी और मानव अधिकारों मतलब कि ह्यूमन राइट्स का सम्मान करता है। सिक्स, a country that makes the council more representative of the world's diversity that include different regions,
कल्चर एंड इकोनॉमीज, मतलब कि वह देश जो परिषद को विश्व की विविधता, जैसे अलग अलग क्षेत्र मतलब कि डिफरेंट रीजन्स, संस्कृति मतलब कि कल्चर, और अर्थव्यवस्थाओं मतलब कि एंड इकोनॉमीज का अधिक प्रतिनिधि बनाता है। प्रॉब्लम्स विद क्राइटेरिया, मतलब कि मानदंडों के साथ समस्याएं। एवरी क्राइटेरिया हैज सम लॉजिक बट ऑल्सो प्रॉब्लम्स। प्रत्येक मानदंड में कुछ तर्क है, मतलब लॉजिक है, लेकिन समस्याएं भी हैं। फर्स्ट, शुड ओनली बिग इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर्स बी द मेंबर्स, मतलब कि क्या केवल बड़ी आर्थिक या सैन्य शक्तियों को सदस्य बनाना चाहिए। सेकंड, शुड कंट्रीब्यूशन टू बजट डिसाइड मेंबरशिप, क्या बजट में योगदान सदस्यता तय करें। थर्ड, इज बिग पॉपुलेशन एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज, क्या बड़ी जनसंख्या एक लाभ है या हानि। फोर्थ, इफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स मैटर, विल कंट्रीज विथ गुड रिकॉर्ड्स बी इफेक्टिव मेंबर्स, यदि लोकतंत्र मतलब कि डेमोक्रेसी और मानव अधिकार मतलब कि ह्यूमन राइट्स मायने रखते हैं, तो क्या अच्छे रिकॉर्ड वाले देश प्रभावी सदस्य होंगे। वर्ल्ड बैंक ग्रीन बॉक्स। अब हम बात करेंगे इस पेज पे दिए गए ग्रीन बॉक्स के बारे में, जिसमें हम वर्ल्ड बैंक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड बैंक मतलब कि विश्व बैंक, क्रिएटेड इन 1944 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि विश्व बैंक, जिसे 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्थापित किया गया था, फोकसेस ऑन डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब कि हम कह सकते हैं कि विकासशील देशों पर केंद्रित है ये। फर्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में और हेल्थ के बारे में, मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट को हिंदी में कहते हैं मानव विकास, जिसमें आता है एजुकेशन मतलब कि शिक्षा और हेल्थ मतलब कि स्वास्थ्य। सेकेंड है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब कि कृषि और ग्रामीण विकास। थर्ड है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मतलब कि पर्यावरण संरक्षण। फोर्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आता है रोड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर को हिंदी में कहते हैं अवसंरचना, या फिर आप कह सकते हैं बुनियादी ढांचा, या फिर कह सकते हैं मूलभूत सुविधाएं, जिसमें हम बात कर रहे हैं रोड्स और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मतलब कि जिसमें आती हैं सड़कें और बिजली। फिफ्थ है गवर्नेंस, मतलब कि शासन, इसमें आता है एंटी करप्शन एंड द लीगल इंस्टीट्यूशन। एंटी करप्शन मतलब कि भ्रष्टाचार विरोध, और लीगल इंस्टीट्यूशंस मतलब कि कानूनी संस्थान। सिक्स है गिव्स लोन्स एंड ग्रांट्स टू मेंबर कंट्रीज, मतलब कि जो वर्ल्ड बैंक है, जो विश्व बैंक है, वो सदस्य देशों को ऋण और अनुदान देता है। क्रिटिसिज्म, अब हम बात करेंगे इसके आलोचना के बारे में। इट सेट्स poor countries economic agendas and forces them to adopt certain policies and reforms, मतलब कि हम कह सकते हैं कि यह गरीब देशों के आर्थिक एजेंडे को निर्धारित करता है और उन्हें कुछ नीति और सुधार अपनाने के लिए मजबूर करता है। अब आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर 54। चलिए इस पेज पे क्या कंटेंट लिखा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। फर्दर इश्यूज अबाउट रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि प्रतिनिधित्व से संबंधित अन्य मुद्दे। फर्स्ट, हाउ शुड फेयर रिप्रेजेंटेशन बी डिसाइडेड, न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व कैसे निर्धारित किया जाना चाहिए। सेकेंड, should there be one seat each for Asia, Africa, Latin America and the Caribbean, मतलब कि क्या एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के लिए एक एक सीट होनी चाहिए। थर्ड, और शुड इट बी बेस्ड ऑन रीजन्स और सब रीजन्स इंस्टेड ऑफ कॉन्टिनेंट्स, मतलब कि या क्या यह महाद्वीपों मतलब कि कॉन्टिनेंट्स के बजाय क्षेत्रों या उप क्षेत्रों पर आधारित होना चाहिए। फोर्थ, शुड रिप्रेजेंटेशन डिपेंड ऑन, मतलब कि क्या प्रतिनिधित्व किस पे डिपेंड होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेवल पे या फिर गिविंग मोर सीट्स टू डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब कि हम कह सकते हैं कि क्या प्रतिनिधित्व आर्थिक विकास स्तर पर निर्भर करना चाहिए या फिर विकासशील देशों को अधिक सीटें देना चाहिए। फिफ्थ, व्हाट अबाउट कल्चर, मतलब कि संस्कृति के बारे में क्या,
शुड डिफरेंट सिविलाइजेशंस हैव फेयर रिप्रेजेंटेशन? क्या विभिन्न सभ्यताओं मतलब कि सिविलाइजेशंस को न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? सिक्स, हाउ टू डिवाइड द वर्ल्ड बाय सिविलाइजेशंस सिंस कंट्रीज ऑफन हैव मिक्स्ड कल्चर? तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि देशों में अक्सर मिश्रित संस्कृतियां होती हैं, तो सभ्यताओं के आधार पर दुनिया का विभाजन कैसे किया जाए? अदर सजेशंस मतलब कि अन्य सुझाव, सम वांटेड टू चेंज द नेचर ऑफ मेंबरशिप मतलब कि कुछ लोग सदस्यता की प्रकृति बदलने की इच्छा रखते हैं। फर्स्ट, एबॉलिश द वीटो पावर ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स मतलब कि 5 स्थायी सदस्य देशों की वीटो शक्ति समाप्त की जाए। सेकेंड, मैनी थिंक वीटो गोज अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी मतलब कि कई लोग मानते हैं कि वीटो लोकतंत्र मतलब कि डेमोक्रेसी और समानता मतलब कि इक्वालिटी के खिलाफ है। करंट सिस्टम मतलब कि वर्तमान में प्रणाली कैसी है? सिक्योरिटी काउंसिल हैज 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स मतलब कि सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। परमानेंट मेंबर्स हैव वीटो पावर एंड स्टे फॉरएवर मतलब कि स्थायी सदस्य देशों को वीटो शक्ति प्राप्त है और वे हमेशा के लिए सदस्य रहते हैं। अब हम बात करेंगे नॉन परमानेंट मेंबर्स के बारे में मतलब कि अस्थायी सदस्य के बारे में। फर्स्ट, इलेक्टेड फॉर 2 years के नॉट बी इमिडिएटली री इलेक्टेड मतलब कि 2 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं और तुरंत फिर से निर्वाचित नहीं हो सकते। सेकेंड, chosen in a way that represents all continents of the world मतलब कि इस प्रकार से चुने जाते हैं कि यह दुनिया के सभी महाद्वीपों मतलब कि कॉन्टिनेंट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर 55। चलिए इस पेज पे क्या कंटेंट लिखा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वीटो पावर, वीटो शक्ति के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। नॉन परमानेंट मेंबर्स डू नॉट हैव वीटो पावर, अस्थायी सदस्य देशों के पास वीटो शक्ति नहीं होती। व्हाट इज वीटो पावर? वीटो शक्ति क्या है? फर्स्ट, नॉर्मली ऑल मेंबर्स वोट एंड ईच हैज वन वोट मतलब कि सामान्यतः सभी सदस्य मतदान करते हैं और प्रत्येक को एक वोट मिलता है। सेकेंड, but permanent members can block a decision by voting no मतलब कि नेगेटिव वोट even if everyone else agrees मतलब कि लेकिन स्थायी सदस्य मतलब कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं एक नकारात्मक वोट मतलब कि नो देकर निर्णय को रोक सकते हैं भले ही अन्य सभी सदस्य सहमत हों। थर्ड, दिस ब्लॉकिंग पावर इज कॉल्ड वीटो मतलब कि इस रोकने की शक्ति को वीटो कहा जाता है। सम पीपल वॉन्ट टू एबॉलिश और चेंज द वीटो सिस्टम मतलब कि कुछ लोग वीटो प्रणाली को समाप्त करने या बदलने की इच्छा रखते हैं बट परमानेंट मेंबर्स डू नॉट एग्री लेकिन स्थायी सदस्य मतलब कि परमानेंट मेंबर्स सहमत नहीं हैं। विदाउट वीटो पावरफुल कंट्रीज माइट लूज इंटरेस्ट इन द यूनाइटेड नेशन एंड इग्नोर इट मेकिंग इट वीक। हम कह सकते हैं कि वीटो के बिना शक्तिशाली देश संयुक्त राष्ट्र में रुचि खो सकते हैं और उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं जिससे यह कमज़ोर हो सकता है। अब हम बात करेंगे जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन के बारे में मतलब कि संयुक्त राष्ट्र का क्षेत्र अधिकार। मेंबरशिप एंड रिफॉर्म्स आर इम्पॉर्टेंट बट देयर आर अदर बिग इश्यूज टू मतलब कि सदस्यता और सुधार महत्वपूर्ण है लेकिन अन्य बड़े मुद्दे भी हैं। इन 2005 ऑन द यूनाइटेड नेशंस 60th एनिवर्सरी मतलब कि 2005 में संयुक्त राष्ट्र के 60वें स्थापन दिवस पर world leaders decided to take some steps to make the United Nations more effective मतलब कि विश्व नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ कदम उठाने का निर्णय लिया। दे एग्रीड ऑन मतलब कि उन्होंने सहमति व्यक्त की। फर्स्ट, क्रिएट अ पीस बिल्डिंग कमीशन मतलब कि शांति निर्माण आयोग स्थापित किया जाए। सेकेंड, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट पीपल इफ देयर ओन गवर्नमेंट फेल्स मतलब कि यदि किसी देश की अपनी सरकार विफल होती है
तो लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी ली जाए। थर्ड, स्टार्ट अ ह्यूमन राइट काउंसिल वर्किंग सिंस जून 19 2006। तो हम कह सकते हैं कि मानव अधिकार परिषद की स्थापना की जाए, जो कि 19 जून 2006 से कार्यरत है। फोर्थ, वर्क टुवर्ड्स मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स मीन्स MDGs, मतलब कि मिलेनियम विकास लक्ष्यों की दिशा में काम करना चाहिए। फिफ्थ है फाइट टेररिज्म इन ऑल फॉर्म्स, मतलब कि सभी रूपों में आतंकवाद से लड़ना। सिक्स्थ है क्रिएट अ डेमोक्रेसी फंड, मतलब कि एक लोकतंत्र कोष बनाना। सेवेंथ है प्लान टू क्लोज द ट्रस्टशिप काउंसिल, मतलब कि ट्रस्टशिप काउंसिल को बंद करने की योजना बनाना। These issues are still controversial and complex because, मतलब कि यह मुद्दे अभी भी विवादास्पद और जटिल हैं, क्योंकि फर्स्ट देयर आर मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स वर्ल्ड वाइड, मतलब कि दुनिया भर में कई संघर्ष हैं। सेकेंड, इट्स हार्ड टू डिसाइड व्हेन एंड वेयर द यूनाइटेड नेशन शुड इंटरवीन, मतलब कि यह तय करना कठिन है कि संयुक्त राष्ट्र को कब और कहाँ हस्तक्षेप करना चाहिए। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर 56। चलिए इस पेज पे क्या कंटेंट लिखा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डरफूर क्राइसिस के बारे में, जो कि एक कार्टून के द्वारा दर्शाया गया है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। डरफूर क्राइसिस मतलब कि डरफूर संकट के बारे में बात करते हैं। Since 2003, there has been a big crisis in Darfur, that is in Sudan. मतलब कि 2003 से सूडान के डरफूर में एक बड़ा संकट चल रहा है। The international community made promises to help but did not do much. मतलब कि इंटरनेशनल कम्युनिटी मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मदद करने का वादा किया था, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं किया। क्वेश्चन मतलब कि एक सवाल उठता है या फिर एक प्रश्न उठता है, हाउ कैन द यूनाइटेड नेशन इंटरवीन इन सच सिचुएशंस? डज इट नीड मोर पावर और न्यू रूल्स टू एक्ट? मतलब कि हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ऐसे हालत में हस्तक्षेप कैसे कर सकता है? क्या उसे कार्रवाई करने के लिए अधिक शक्ति या नए नियमों की आवश्यकता है? चैलेंजेस फॉर द यूनाइटेड नेशन। अब हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र के लिए चुनौतियों के बारे में। फर्स्ट, शुड द यूनाइटेड नेशन इंटरवीन इन एवरी कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड? मतलब कि क्या संयुक्त राष्ट्र को दुनिया के हर संघर्ष में हस्तक्षेप करना चाहिए? सेकेंड, व्हाट शुड द इंटरनेशनल कम्युनिटी डू व्हेन देयर आर एट्रोसिटीज, मतलब कि सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशन, मतलब कि जब अत्याचार होते हैं यानी गंभीर मानव अधिकार उल्लंघन होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को क्या करना चाहिए? थर्ड, व्हाट आर ह्यूमन राइट्स एंड हु डिसाइड व्हाट काउंट एज अ वायलेशन, मतलब कि मानव अधिकार क्या है और उल्लंघन को क्या माना जाता है, यह कौन तय करता है? फोर्थ, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन व्हेन राइट्स आर वायलेटेड, मतलब कि जब अधिकारों का उल्लंघन होता है तो क्या कदम उठाने जाने चाहिए? फिफ्थ, मैनी कंट्रीज आर स्टिल डेवलपिंग, मतलब कि कई देश अभी भी विकासशील हैं। Is it realistic for the United Nations to achieve big goals like Sustainable Development Goals, that is SDGs? मतलब कि क्या यह संयुक्त राष्ट्र के लिए सतत विकास लक्ष्यों मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जैसे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना वास्तविक है? सिक्स, कैन कंट्रीज एग्री ऑन व्हाट टेररिज्म मीन्स? क्या देशों के लिए यह संभव है कि वे आतंकवाद का क्या अर्थ है इस पर सहमत हों? सेवन, हाउ शुड द यूनाइटेड नेशन यूज इट्स फंड्स टू प्रमोट डेमोक्रेसी, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र को अपने कोष का उपयोग लोकतंत्र मतलब कि डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए कैसे करना चाहिए? अब हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशन, जो कि इस पेज पे एक मैप के द्वारा प्रेजेंट किया गया है। चलिए उस मैप को समझने की कोशिश करते हैं। हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के बारे में। मैप मतलब कि मानचित्र। The United Nations has peacekeeping mission in different parts of the world to maintain peace and security, मतलब कि
संयुक्त राष्ट्र के पास दुनिया के विभिन्न हिस्सों में शांति बनाए रखने के लिए शांति सेना मिशन है। एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेसेस विथ यूनाइटेड नेशन मिशन इज गिवन ऑन द मैप। मतलब कि हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के मिशनों वाले स्थानों के उदाहरण इस मैप मतलब कि मानचित्र पर दिए गए हैं, जो मैप इस पेज पे बना है उस पर। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में जो कंटेंट था आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।